अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैडी मौजूद वक्त में खुशामदीद। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जनाब एक और दरखास्त तैयार हो गई है और वकीलों की तरफ से तमाम दरखास्तों को यकजा करके फुल कोर्ट के रूबरू फिक्स करने की इस्तदा भी सामने आ गई है। अहम पेशरफ्त ये भी है कि ना सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम बल्कि अब आइन की 21वीं तरमीम को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा रहा है। और इतरात ये है कि ये पिटीशन नामवर वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद तैयार कर रहे हैं और इस केस के मुद्दई अहम सियासी रहनुमा जनाब मुस्तफा नवाज खोखर, मोहसन दावर और जनाब फहमीदा मिर्जा होंगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह तरमीम जो कि बहुत पहले पास की गई थी, इसको इस वक्त में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना क्यों जरूरी है। अब यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि 21वीं तरमीम किस हवाले से है और मौजूदा सूरत हाल में 21वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करके कौन सा मकसद हासिल किया जा रहा है। और यह सूरत हाल भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि वकील रहनुमाओं की तरफ से जो इस बात का मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तमाम मुकदमात को यकजा करके फुल कोर्ट के रूबरू फिक्स करें। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये जो है फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं? क्या वकीलों का ये मुतालबा तस्लीम किया जा सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप गौर करें तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बारहा सवाल उठ चुके हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जज साहिबान, सीनियर जज साहिबान, जनाब मंसूर अली शाह साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब की तरफ से भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर इस बात का दबाव डाला गया था कि जनाब आप 26वीं आईनी तरमीम, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा अवामी नौयत का मुकदमा है, इसको फुल कोर्ट के रूबरू फिक्स करें। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने इन दो जज साहिबान की तरफ से डाले जाने वाले दबाव के बरखिलाफ ये जो मामला है इसको अभी तक नहीं छेड़ा। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तश्कील पा चुके हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड हैं वो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भी अभी तक ये जो आईनी तरमीम तो क्या दीगर आईनी सवालात पर मबनी जो केसेस हैं उनको भी फिक्स नहीं किया। तो इस सूरत हाल में ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इस वक्त जो तनाजा उठ खड़ा हुआ है ये कैसे निबेड़ा जाएगा। आईनी माहिरीन का ये मानना है, जो चंद लोग जिनसे मेरी बात हुई है उनका ये मानना है कि वकील रहनुमाओं का ये मुतालबा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ये मुतालबा माना जा सकता है। लेकिन चूंकि अब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो जजेस कमेटियां कायम कर रही हैं। एक जजेस कमेटी वो है जिसको हेड कर रहे हैं जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और उस कमेटी में शामिल हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, मंसूर अली शाह साहब और जनाब अमीनुद्दीन खान साहब। और इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी मुकदमात हैं इनका जायजा लेकर इसके लिए बेंचेस को तश्कील देना है। जबकि दूसरी कमेटी है उसको हेड करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और उस कमेटी के अंदर शामिल हैं जनाब मोहम्मद अली मदर साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। ये जो कमेटी है इसने कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के मुकदमात या 184(3) के तहत आने वाले मुकदमात का जायजा लेना है और इनको मुख्तलिफ जो बेंचेस हैं, जो मुख्तलिफ जजेस हैं उनके सामने समाअत के लिए फिक्स करना है। अब अगर इन जजेस के सामने जिस तरीके से ये मुतालबा सामने आ रहा है, हामिद खान साहब ने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का मुतालबा किया था कि जनाब इन तमाम केसेस को फुल कोर्ट के रूबरू फिक्स किया जाए। तो ये जो जजेस की कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं अमीनुद्दीन खान साहब और उसमें शामिल है जमाल खान मंदोखेल और मोहम्मद अली मदर साहब, अगर ये तीन रुकनी कमेटी जिसके सामने ये केसेस फिक्स किए जाएं, ये कमेटी इस बात का फैसला करे कि जनाब ये मुकदमात फुल कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए फिक्स किए जाएंगे, तो फिर ये वाली जजेस कमेटी इस मामले को रेफर करेगी जनाब याह्या अफरीदी साहब पर उनकी सरबराही में कायम कमेटी के पास और वो कमेटी इस केस को जो है वो फुल कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए फिक्स करेगी। लेकिन अब ये जो रूट है वो रूट तब्दील हो जाएगा। रजिस्ट्रार 184(3) के जो तमाम मुकदमात हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में कायम कमेटी के रूबरू भेजेगी और फिर वो कमेटी आगे जो है जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में कायम करदा कमेटी को भेजेगी। अब याह्या अफरीदी साहब अज खुद इस ये जो आईनी नौयत के मुकदमात हैं इनको फुल कोर्ट के रूबरू पेश जो है समाअत के लिए फिक्स नहीं कर सकते। लिहाजा अब अगर अमीनुद्दीन खान साहब चाहेंगे
کہ جناب یہ مقدمات فل کورٹ کے روبرو پیش ہوں تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت امین الدین خان صاحب کے پاس وہ تمام اختیارات موجود ہیں جو اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ تو اس صورتحال میں یہ سوال اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو پھر یہ اچانک 21ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے، اور 21ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو چیلنج کر کے کون سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ 21ویں آئینی ترمیم نواز شریف صاحب کے آخری ٹینیور میں جب وہ وزیر اعظم تھے اور جناب یہاں پر عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل ڈی چوک پر 126 دن کے بھنگڑے ڈال رہے تھے، یہ 26ویں آئینی ترمیم ان بھنگڑوں کے اختتام پر جو کہ اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہوا تھا، تو ایک اس حوالے سے سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی، چونکہ اس وقت اے پی ایس کے سانحے نے پورے پاکستانی معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ پاکستان کی ریاست کے اندر اب یہ جو اس وقت دہشت گردی کا ایک افریت آ چکا ہے، اس سے نبٹنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اس موقع پر 21ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں متعارف کرایا گیا تھا۔ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دی گئی تھی، اور اس 15ویں ترمیم کے تحت 2015 میں مختصر مدت کے لیے یعنی 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس کو قائم کرنے اور ملٹری کورٹس کے اندر جو دیگر مقدمات کو لانے کی اجازت دی گئی تھی، اور ملٹری کورٹس کی اس تشکیل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ویلیڈیٹ کیا گیا تھا۔ لہذا 21ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ملٹری کورٹس کی تشکیل کا معاملہ ہے، اس کو جناب چیلنج کیا جا رہا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چونکہ ملٹری کورٹس میں چلے تھے، لہذا اس ملٹری کورٹ کی تشکیل کو ہی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جناب 21ویں ترمیم کے تحت یہ جو سویلینز ہیں ان کے مقدمات کو ملٹری کورٹس کے اندر چلانا غلط تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے یہ جو منظوری تھی اس کو کالا دم قرار دیا جائے۔ 21ویں ترمیم کے تحت جو ملٹری کورٹس کا آپشن ہے اس کو کالا دم قرار دلوانے کے بعد انفیکٹ عمران خان صاحب کے لیے یہ جو اس وقت ملٹری ٹرائل کا آپشن کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس آپشن کو بھی کالا دم کرانا مقصود ہے۔ لہذا اس مرتبہ کان کو سیدھے طریقے سے پکڑنے کی بجائے ہاتھ کو گھما کر کان کو پکڑا جا رہا ہے، اور ایک ٹرکی گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، اور اس ٹرکی گیم کا مقصد کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان تمام صورتحال سے بیل آؤٹ کرنا ہے، جس کا عمران احمد خان نیازی صاحب حال مقیم اڈیالہ جیل شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو اس وقت سچویشن ہے جس کو عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم بہت ہی زیادہ ٹیکٹفلی ایڈریس کر رہی ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ ایک، عمران خان صاحب کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت جو لاہور میں ہے، اس نے ان کے اوپر جو اے ٹی سی یعنی یہ جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کو یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے ان کی ضمانت کا فیصلہ ہونا تھا، اور عمران خان صاحب کو 4 مقدمات جو کہ 9 مئی کے حوالے سے لاہور کے اندر درج تھے، اس میں عمران خان صاحب کی 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے اوپر ان کی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آج عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک فرد جرم عائد ہونی تھی 9 مئی کے واقعات پر، وہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی طرف سے اعتراضات چالان کے اوپر اٹھانے کی بنا پر وہ فرد جرم عمران خان صاحب پر عائد نہیں ہو سکی، اور اس معاملے کو اگلی پیشی تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور اس جو عمل ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ انفیکٹ یہ جو کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہیں، یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹس اسی وجہ سے جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کے حوالے سے مقدمات سے مکمل طور پر بیل آؤٹ کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یہ دیگر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہیں پر وہ تمام جج صاحبان جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ دیا تھا، ان کے اوپر بھی مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، جناب جسٹس امین الدین خان صاحب اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سنایا تھا، اور امین الدین خان صاحب وہ جج صاحب تھے جنہوں نے اکثریتی بینچ سے انحراف کیا تھا۔
अमीनुद्दीन खान साहब वो जज साहब थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का हुक्म दिया था अपने अकलियती नोट के अंदर, अपने फैसले के अंदर, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस के ऊपर फैसले पर अमल दरामद ना करने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जो 26वीं तरमीम को चैलेंज करने के लिए जो फुल कोर्ट को एड्रेस किया जा रहा है और मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से भी ऐसी ही पिटीशंस जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके लिए भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। जमाल खान मंदोखेल साहब के हवाले से यह बात की जा रही है कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने फौजी अदालतों के हवाले से फैसला दिया था कि मखसूस हालात के अंदर फौजी अदालतों के तहत कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा जमाल खान मंदोखेल उस बेंच में शामिल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तश्कील दिया जाएगा। लिहाजा वो तमाम मुकदमा जो फौजी अदालतों के हवाले से हैं उस पर जमाल खान मंदोखेल की राय ऑलरेडी ही सामने आ चुकी है। इसी तरीके से मखसूस नशिस्तों के केस के बारे में इस राय को डेवलप किया जा रहा है चूंकि अमीनुद्दीन खान साहब हेड कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। लिहाजा अमीनुद्दीन खान साहब का जो मुख्तसर फैसला है, जो इख्तलाफी नोट है, वो सामने आ चुका है और अमीनुद्दीन खान साहब अपने फैसले के खिलाफ अब कैसे जा सकते हैं, लिहाजा इस मामले को फुल कोर्ट के अंदर लेके जाया जाए। ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन को इस वजह से डेवलप किया जा रहा है कि उनका यह मानना है कि इस वक्त फुल कोर्ट का अगर बनाया जाता है इन दो मामलात के लिए, यानी 21वीं आईनी तरमीम के लिए और 26वीं आईनी तरमीम के लिए, तो इसमें उनको ईमानदारी का गलबा होने के नतीजे में उनको फायदा हो सकता है और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी कोई राय दी जा सकती है, 21वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी राय दी जा सकती है और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले को बरकरार रखा जा सकता है और इसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव आएगा। ये एक ट्रिकी खेल है जिसे हम कहते हैं ना कि 3 सिमतों पर जो खेल चल रहा है, ये बिल्कुल इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन है जो सामने आ रही है और ये जो अदालती लड़ाई है ये ना सिर्फ तेज होती हुई नजर आ रही है बल्कि इसके लिए जो एक स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने डेवलप की है मुमकिन तौर पर काले भूंडों के ताउन से, वो मौसर इस वक्त इस हवाले से होती हुई नजर आ रही है कि उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों पर दबाव सामने आएगा। अलबत्ता अगर ये जो केसेस हैं इनको फिक्स करने से पहले जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया जाता है और इस जुडिशियल कमीशन के अंदर इब्तदाई तौर पर 2, 3, 4 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाता है, तो खेल जरा थोड़ा सा तब्दील होने के इम्कानात हैं और यही इस वक्त के इस सारे मामले का टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि क्या अमीनुद्दीन खान साहब जजेस की अपॉइंटमेंट के से पहले इस मामले को रेफर करेंगे मुमकिन तौर पर जस्टिस याही अफरीदी साहब के पास, या जजेस की अपॉइंटमेंट के बाद इन मामलों को टेकअप किया जाएगा। दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आइनदारों और इमरानदारों के दरमियान। देखना यह है कि इसके अंदर फातेह कौन होता है। अब दुनिया को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।